हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज करने वाले फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो तुम्हारा एनिडीज कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। और तो कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, मोलस भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी के सारी जो तीनों थे तुम्हारे प्रोटोस्टोन्स में आते थे, ओके। और उसके बाद तुम्हारा साइजोसीलोमेट्स वाली जो कंडीशन थी वो तीनों में देखने को मिलती थी। तो आज फाइलम एकाइनोडर्मेटा कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे और फिर हम एक बार पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस में आते हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है कवर करेंगे। ऐसे अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं जो सुबह एक 10:30 पे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कराती हूँ। ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है। एक 4 बजे क्लास होती है आपकी यूट्यूब पे ही, जहाँ पे मैं आपको रेगुलर एक टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सीएसआई यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। आपको वो सारे सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। ट्यूसडे और थर्सडे को यहाँ पे आपका क्विज सेशन होता है, जहाँ पे आपको क्विज 1 घंटे का क्विज सेशन होता है। तो अगर किसी बच्चे को ये ज्वाइन करना है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो आप अनअकैडमी ऐप पे भी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है विच वी कॉल्ड स्पेशल क्लासेस, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी प्लस वाली क्लासेस होती है जो आपकी पेड वाली क्लासेस होती है। प्लस क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल फ्री मिलती है ये। तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर फ्री क्लासेस देखनी है तो एक कोड अप्लाई करना होता है। तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, के यू एम 10। और कुमकुम 10 अप्लाई जैसे करोगे आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। आपका ओपन हो जाएगा फ्री क्लासेस का सेशन। तो अगर किसी बच्चे को अगर फ्री क्लासेस भी लेनी है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाएंगी। तो आपको कुमकुम गौतम सर्च कर लेना है, फॉलो कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। सो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको प्लस क्लासेस लेनी है तो बेटा प्लस क्लासेस क्या होती हैं, आपकी पेड वाली क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको रेगुलरली पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपका रेगुलर पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज चलते हैं आपके, डाउट सेशंस होते हैं आपके, तो जिसके थ्रू आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस और रिवीजन यहाँ पे हो जाता है। प्लस कोर्सेज का फायदा क्या होता है कि आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस यहाँ पे ले सकते हैं। 15 प्लस एजुकेटर्स जो हैं आपकी क्लासेस ले रहे होते हैं लाइव, तो आप जिनकी भी क्लासेस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उसके साथ साथ जो नोट्स होंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। प्लस क्लासेस पे मेरा 3 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपका जो सीएसआई, जो नेक्स्ट सीएसआई को हम टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको यूनिट 1 से लेके 11 तक कंप्लीट कराने वाली हूँ। और जो फर्स्ट मंथ होगा बेटा, उसमें हम यूनिट 1 जो है वो वहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो अभी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी से करना पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो कि जो थर्ड मंथ होगा या फिर जो लास्ट मंथ रह जाएगा हम वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पे प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो अगर अच्छे से सीएसआई को क्लियर करना है, बिना किसी डर के क्लियर करना है, तो अभी से ज्वाइन कर लो। तो तुम्हारा क्या होगा कि पूरा चीजें भी कवर हो जाएंगी और टाइम भी तुम्हारा उतना ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको प्लान चूज करना है कि 1 मंथ का लेना है, 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 20 मंथ्स वाला प्लान जो है वो चूज कर सकते हैं। 6 मंथ्स का जो अमाउंट होता है बेटा इतना होता है, 12 मंथ्स का अमाउंट होता है इतना, 24 मंथ्स का इतना होता है। तो अगर अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो 12 मंथ्स बहुत ज्यादा बेटर है और आपको प्रॉपर टाइम भी यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉपर क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी और उसके बाद आपको यहाँ पे रिवीजन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको प्रॉपर अगर प्रैक्टिस करनी है सीएसआई यूजीसी नेट के लिए तो 12 मंथ्स से ज़्यादा बेटर आई थिंक कोई नहीं है। आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड है बेटा वो है कुमकुम 10, के यू एम 10 है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे मिल जाता है। अबाउट 10,395 रुपीज आपको पे करने होते हैं। तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फ्री वाली क्लासेस लेनी है, जो स्पेशल वाली क्लासेस होती हैं, तो आप एक कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपका वो चीज़, जो फ्री सेशन है वो ओपन हो जाएंगे। तो उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुमकुम 10 अप्लाई कर देना, वो फ्री हो जाएंगे ओपन। तो
तो अनअकैडमी पे अगर प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है तब भी आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI या UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। देखो, इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है? डर्मेटा का मतलब स्किन होता है, ठीक है, स्किन होता है। इकाइनस का बेसिकली क्या होता है? स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको इकाइनोडर्मेटा बोला जाता है। तो दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, याद में रखना है। अगर कभी भी जब तुम्हारा फाइलम कोई होता है और तुम्हारे उससे ऑर्गेनिज्म जो रिलेटेड होते हैं, उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे अगर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात करती हूँ, ठीक है, ऑर्थोपोड्स की बात करती हूँ। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोड्स का मतलब होता है लेग। तो जॉइंटेड लेग्स की जब बात कर जाएंगे तो हम ऑर्थोपोड्स को बोलेंगे, ठीक है। अगर इकाइनोडर्मेटा बेसिकली जो स्किन है स्पाइनी स्किन है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं, तो ये चीजें याद रखनी है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी हजारों में एक चांस मिलता है जहाँ पे तुम्हारा एक एक्सट्रीम वर्ड जो होता है बिल्कुल ट्रू होता है। तो अगर हैबिटेट की बात करते हैं, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब हुआ दे आर फाउंड इन द मरीन कंडीशंस ओनली। तो अगर तुम बोलोगे टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे मिलते हैं तो नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ तुम्हें मरीन मरीन कंडीशन में मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन कंडीशन में मिलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद में रखना है। मेसोडर्मल स्केलेटन मेड अप ऑफ द कैल्केरियस प्लेट्स और ऑसिकल्स। तो अगर मेसोडर्मल स्केलेटन की बात करते हैं तो उसमें कैल्केरियस प्लेट्स होती हैं या फिर जो ऑसिकल्स हैं वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं, तो इसीलिए स्पाइन स्किन ऑर्गेनिज्म इनको बोला जाएगा। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली अगर तुम्हारे ऑर्थोपोड्स में तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है तो यहाँ पे एक ग्रेड बढ़ जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जर्म लेयर जो होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। सो अगर मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करती हूँ तो प्लेटीहेल्मिन्थस जब हमने पढ़े थे, फ्लैटवर्म्स हमने जब पढ़े थे, वहीं से तुम्हारा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है वो स्टार्ट हो चुका था। दैट मीन्स दे हैव थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड mesoderm, and these ectoderm, endoderm, mesoderm will give rise to a organism। पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो करती है ये जर्म लेयर्स करती हैं। तो जो इकानोडर्मेटा होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिमेट्री। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल व्हाइल द लार्वाe आर द बायलैटरल सिमेट्रिकल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हजार बार पूछे गए हैं, तो ये वाला पॉइंट तो याद रहना चाहिए, वरना यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी। So basically what happened is in Echinodermata, if we are talking about the larva, okay, जैसे ये तुम्हारा लार्वा हो गया, ठीक है, ये लार्वा हो गया तुम्हारा। तो लार्वा को अगर तुम एक प्लेन से काटते हो, व्हेन यू कट by any plane, ठीक है, by any vertical plane, ठीक है, only one vertical plane, then it will divide into right half and the right half, राइट एंड लेफ्ट हाफ, ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम अगर इस प्लेन से काटने की कोशिश करोगे, दे विल नॉट इक्वली डिवाइडेड, तो तब वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स तो एक प्लेन से जब तुम पॉसिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को काटना, देन वी कॉल इट बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर मैं लार्वे की बात करती हूँ, दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। सो नॉर्मली अगर मैं बताती हूँ तुम लोगों को एडवांस जो तुम्हारा फीचर है वो क्या है, तो बायलैटरल सिमेट्रिकल जो भी चीज होती है काफी एडवांस नेचर की होती है। अगर ह्यूमंस को देखोगे तुम, काफी एडवांस है वो, तो वो बायलैटरल सिमेट्रिकल देखने को मिलेगा। तो लेकिन एकेनोडर्मेटा में क्या होता है, एक उल्टा चीज चलती है। उसका क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव मोड में उसका डेवलपमेंट होता है। और तुम्हारा जो एडल्ट का फॉर्मेशन होता है बेटा, जैसे ये माना मेरा एडल्ट था, ठीक है, जो एडल्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है रेडियली सिमेट्रिकल। दैट मींस व्हेन यू कट द ऑर्गेनिज्म विद एनी प्लेन या फिर एट एनी प्लेन, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। जैसे मतलब मैंने इस प्लेन से काटा, पहला प्लेन हो गया, अब इसमें राइट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट में डिवाइड हो गया। जब मैं इस प्लेन से भी काटूंगी तो वो इक्वली ही डिवाइड होगा, तो ये वाला जो प्लेन हो जाएगा राइट हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। दैट मीन अगर मैं इस वाले प्लेन से काटूंगी तब भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब तुम किसी भी प्लेन से काट लो और वो रेडियली इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो इसको बोला जाता है रेडियली सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे उल्टा हो चुका है,
कि नॉर्मली तो तुम्हारा लार्वा रेडियली सिमेट्रिकल होना चाहिए था, लेकिन वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, जैसे ही वो एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, वो तुम्हारा रेडियली सिमेट्रिकल बन जाता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज जो है, नॉर्मली तुम्हारा एडवांस कैरेक्टर आना चाहिए था, लेकिन ये तुम्हारा एडवांस कैरेक्टर ना आके तुम्हारा जो पुराना वाला कैरेक्टर है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि सिमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन में आती है। तो ये होता है तुम्हारा अगर मैं बात करती हूँ इकानोडर्मेटा का एग्जाम्पल, तो इसमें क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो तुम्हें चीज समझ में आ जाएंगी। अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये एनएस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये एनएस वाला पार्ट हो गया, ये तुम्हारा सेंट्रल डिस्क वाला पार्ट हो गया है। यहाँ पे मैड्रिपोराइट प्रेजेंट होते हैं, जैसे तुम्हारे घर में नहीं होते कि पानी को जहाँ पे तुम्हें निकालना है, तो एक नल के पास में जो तुम्हारे जाली जो रखी होती है, तो वो मैड्रिपोराइट की तरह यहाँ पे काम करती है। तो वही तुम्हारा मैड्रिपोराइट को वहां से बिलोंग करके पढ़ना समझ में आएगा। ये उसकी आर्म्स हो गई, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच आर्म्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। मार्जिन में स्पाइंस होते हैं, इसलिए स्किनी जो स्पाइनी स्किन्ड जो ऑर्गेनिज्म है इनको बोला जाता है। माउथ वाला पार्ट होगा, माउथ वाला पार्ट ये होगा, और जो पीछे वाला साइड होगा, जो एबोरल साइड होगा, वहाँ पे एनस प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे एम्बुलेक्रल ग्रूव भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, एम्बुलेक्रल ग्रूव में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ट्यूब फीट होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो ये हम आगे वाली जो स्लाइड्स होंगी उसमें अच्छे से पूरा पढ़ने वाले हैं। नाउ अगर सीलोम की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है सीलोम को समझना, क्योंकि सीलोम से क्या होता है, काफी क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग हमेशा इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। अच्छा सॉरी, देखो, अगर मैं सीलोम की बात करती हूँ, तो सीलोम का मतलब होता है एनी बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म। ठीक है, वो ऐसी बॉडी कैविटी जो तो जिसे मेसोडर्म ने लाइन किया होता है, गट कैविटी, तो इसको बोला जाता है सीलोम। अब मैंने तुम्हें पीछे वाली जो क्लास थी, जब मैंने समझाया भी था तुम लोगों को, जब हम सीलोम की बात करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बेटा। एक होता है तुम्हारा साइजोसीलोम, एक होता है तुम्हारा एंटेरोसीलोम। ठीक है, जब हम साइजोसीलोम की बात करते हैं, साइजो का मतलब होता है बेटा स्प्लिट, ठीक है, और एंटेरो का मतलब होता है गट कैविटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ इस साइजोसीलोम की, दैट मींस एनी बॉडी कैविटी which is lined by the split फॉर्म ऑफ मीजोटर्म। तो जो मीजोटर्म होती है वो स्प्लिट फॉर्म में अगर होती है और उसको बॉडी कैविटी को लाइन करती है, जिसके माना ये तुम्हारी बॉडी कैविटी थी और ये तुम्हारी मीजोटर्म थी, तो उसने कैसे स्प्लिट फॉर्म में तुम्हें अगर लाइन किया गया है, तो इसको बोला जाता है साइजोसीलोम। लेकिन जब हम एंटेरोसीलोम की बात करते हैं, तो एनी बॉडी कैविटी विच इज कंप्लीटली लाइन विद द मीजोटर्म, उसको एंटेरोसीलोम बोला जाएगा। और एक ही तुम्हारा इन्वर्टिब्रेट है जो एंटेरोसीलोमेट्स वाले कैरेक्टर शो करता है, वो है बेटा तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इकाइनोडर्मेटा होता है बेटा, वो एंटेरोसीलोम होता है। अगर साइजोसीलोम की बात करेंगे, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एनिलीड्स हो गए तुम्हारे, ठीक है, मोलस्क हो गए तुम्हारे, और तुम्हारे ऑर्थोपोड्स हो गए। ये सारे के सारे तुम्हारे किस में आते हैं, साइजोसीलोम में आते हैं, जबकि तुम्हारे एंटेरोसीलोम में इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे बिलोंग करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सीलोम प्रेजेंट सीलोमेट्स होते हैं ऑब्वियसली, बट यहाँ पे कैसी होती है, एंटेरोसीलोमेट्स होते हैं। दैट मींस यहाँ पे आपकी ट्रू सीलोम जो है देखने को मिलती है, ट्रू सीलोम देखने को मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नाउ शेप ऑफ द बॉडी इज फ्लैट, स्टार लाइक, स्फेरिकल एंड elongated। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप में ये मिलते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, स्टार लाइक भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और elongated भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हेड इज टोटली एब्सेंट। हेड जो होगा, क्योंकि तुमने देखा यहाँ पे कि कोई भी हेड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर एक ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे तुम बोलो हेड रीजन प्रेजेंट होगा। तो हेड जो रीजन है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दे हैव अ ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन, मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन है, मतलब एक जो ओपनिंग है वो तुम्हारा एनस का फॉर्मेशन कर रही है, और एक जो ओपनिंग है तुम्हारा माउथ का फॉर्मेशन कर रही है। तो जो तुम्हारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे बोला जाता है दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन। प्रेजेंस ऑफ द ट्यूब फीट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ट्यूब फीट के एग्जांपल जो होंगे या फिर जो भी इंपॉर्टेंस है इसकी हम आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले, सो डोंट वरी। तो अगर तुम्हें कभी पूछा जाता है कि तुम्हारे पॉरीफेरेंस में और तुम्हारे इकाइनोडर्मेटा में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, वाटर केनाल सिस्टम होता है। वाटर केनाल सिस्टम होता है जब हम पॉरीफेरेंस की बात करते हैं, ठीक है।
वहाँ पे एस्कोन टाइप का होता है तुम्हारा, ल्यूकोन टाइप का होता है, और तुम्हारा साइकोन टाइप का जो तुम्हारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है या फिर जो सॉरी वाटर कैनाल सिस्टम है देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एकाइनोडर्मिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ये तुम्हारा एनएस वाला पार्ट हो गया, और इसके जो ओरल साइड होगा वहाँ पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है। तो पूरा डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। ये हम पूरा आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको थोड़ा स्किप करते हैं। Many echinoderms bear number of calcareous spines, tubercles। तो बहुत सारे जो एकाइनोडर्म्स होते हैं उनके पास बहुत सारे कैलकेरियस स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ट्यूबरकल्स भी बोलते हैं, इसलिए स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म भी इन्हें बोला जाता है। बिटवीन द स्पाइन, जैसे ये माना इनकी बॉडी थी, इसमें स्पाइंस से बेटा ये स्पाइंस हो गए तुम्हारे। अब इनके बीच में क्या होता है, इन स्पाइंस के बीच में एक पिंसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, पिंसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उसको बोला जाता है पेडिसिलेरे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन में आता है कि पेडिसिलेरे जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है तुम्हारे इकाइनोडर्मेटा से। और जब दो स्पाइंस होते हैं उनके बीच में पिंसल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जो केची के टाइप से मिलेगा, तो वो तुम्हारा पेडिसिलेरे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। अभी जो पेडिसिलेरे है, ऑब्वियसली अगर पिंसल लाइक स्ट्रक्चर है तो मतलब कोई भी अगर गलत जो भी गंदी चीज आती है तो बॉडी को पहले क्लीन करके रखते हैं। ठीक है, क्लीन करेंगे, और जो भी उनको लगेगा कि नहीं ये बॉडी को हार्म कर सकती है उसको भी थोड़ा दूर दूर कर देंगे। तो ये इनका काम होता है। तो दे हेल्प इन कीपिंग द बॉडी क्लीन। तो बॉडी को साफ रखने में इनका पूरा पूरा रोल प्ले होता है। अगर डर्मल ब्रेंके की बात करते हैं, डर्मल ब्रेंके मतलब स्किन पे कुछ ब्रेंके लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो रिक्वायर होते हैं, विच इज वेरी रिस्पॉन्सिबल और रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो इसको भी ध्यान में रखना है। नाउ माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ओरल साइड। तो मैंने जैसे बताया तुम्हारा कि जो माउथ होता है बेटा वो ओरल साइड पे प्रेजेंट होता है, या फिर जिसे वेंट्रल साइड बोलते हैं, जिसे हमारा भी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। और जो एनएस वाला पार्ट है इनका वो तुम्हारा उल्टी साइड पे प्रेजेंट है, मतलब एमोरल साइड हो जाएगा या फिर तुम्हारा डोर्सल साइड हो जाएगा। ओके, रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे यूज में आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद में रखना। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कुछ पेपिले प्रेजेंट होते हैं, कुछ पेपिले लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे, और इनकी वजह से रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। कभी कभी डर्मल ब्रेंकिए होते हैं जो स्किन पे तुम्हारे ब्रेंकिए लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच वी ऑल्सो कॉल्ड पॉपुले सॉरी पेपिले। तो ये भी रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करेंगे। पेरिस्टोमियल गिल्स, गिल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब हम मरीन कंडीशन की बात करते हैं, जब हम एक्वेटिक कंडीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो मेन रोल प्ले किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए वो गिल्स ही करते हैं बेटा, और कोई नहीं करता है। जेनाइटल बर्सिंग, तो जो जेनाइटल रीजन होता है वहाँ पे कुछ बर्से प्रेजेंट होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, या फिर क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री बोला जाता है, तो वो भी तुम्हारे रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। तो क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री जो होगा वो भी तुम्हारा रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन काफी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, तो बेसिकली जब हम इसके क्लासेस पढ़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेशन के सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Exchange of the gases takes place through the tube feet। तो जो तुम्हारा ट्यूब फीट होता है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो अगर गैसेस का एक्सचेंज करवाना है तो तुम्हारे ट्यूब फीट के थ्रू भी हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे मूवमेंट में भी ये हेल्प करने वाला है। नर्वस सिस्टम टोटली एब्सेंट होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, दे आर ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म। तो याद में रखना है, माना कि एडवांस फॉर्म है, मैंने तुम्हें बताया कि एंटेरोसिलोमेट्स होते हैं, काफी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज भी याद रखनी है, हेड रीजन नहीं है इन लोग के पास में। अगर हेड रीजन नहीं है तो कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास कोई भी ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे, एनिड्स हो गया, ऑर्थोपोड्स हो गया, मोलस्क हो गया, और ये वाला हो गया एकाइनोडर्मेटा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम याद में रखना, दे हैव एन ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विद 5 रेडिएटिंग वेसल्स। द हार्ट इज टोटली एब्सेंट, तो ना यहाँ पे हार्ट है ना यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, कोई भी तुम्हारे वेन्स नहीं होंगे, कोई आर्टरीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। एंड ब्लड डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो कुछ भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। This system is also known as hemal and perihemal system। So इसको hemal या फिर perihemal system भी बोला जाता है। यहाँ पे कोई भी तुम्हारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, हार्ट भी नहीं है उसको पंप करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है।
ब्लड हैज नो पिगमेंट, दीज आर ड्यूटेरोस्टोम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म बेटा। एक सेकंड में इसको समझा देती हूँ एक बार। जब हम ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करते हैं, देखो ड्यूटेरोस्टोम्स की में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट ओपनिंग है बेटा, अगर जो फर्स्ट ओपनिंग है अगर तुम्हारा एनएस का फॉर्मेशन करती है उसको बोला जाता है ड्यूटेरोस्टोम। तो तुमने एनिलीड्स पढ़ा, तुमने मोलस्क पढ़ा, तुमने ऑर्थोपोड्स पढ़ा, ठीक है, ये तीनों के तीनों तुमने पढ़े। जब हम ये तीनों के तीनों पढ़ते हैं तो मैंने तुम्हें बताया था ये सारी सारी क्या है, प्रोटोस्टोम्स है। मतलब जो फर्स्ट ओपनिंग है बेटा वो क्या कर रही है, तुम्हारे माउथ का फॉर्मेशन कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सेकंड ओपनिंग थी वो तुम्हारा एनएस का फॉर्मेशन कर रही थी, लेकिन जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं ये तुम्हारी पहली ओपनिंग जो बनती है एनएस की बनती है। और ये काफी एडवांस फीचर है तुम्हारा, ये काफी एडवांस फीचर है। ड्यूटेरोस्टोम के साथ में याद रखना है एंटेरोसिलोमेट्स होते हैं ये, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम के साथ में साइसोसिलोमेट्स होते हैं। तो इस चीज को याद रखना, अभी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट ऑब्वियसली, ये जो मैंने बताया ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन है। दैट मीन्स जो तुम्हारा एनस होता है और जो माउथ होता है वो एक प्रॉपर कनेक्टिविटी उनमें शो होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एब्सेंट, नाइट्रोजनस वेस्ट आर डिफ्यूज्ड आउट ऑफ थ्रू द गिल्स। एक भी कोई अगर बोला जाए कि जैसे तुम्हारे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ऑर्थोपोड्स में, तो जो एकानोडर्मेटा होते हैं उसमें ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है जो तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर सके। अब एक चीज क्या याद रखनी है, जब हम नॉर्मली बात करते हैं इन एक्वाटिक, ठीक है, ये तुम्हारे मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि तुम्हारे पास पानी जो होता है, वाटर जो होता है बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या फिर अब बहुत सारा पानी होता है। जब तुम्हारे पास बहुत सारा पानी होता है तो तुम उस पानी को तुम रीएब्सॉर्ब करने की जगह तुम उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हो, ठीक है, तुम जितना चाहे उतना निकाल सकते हो, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारा वेस्ट होता है, चीफ एक्सक्रीटरी जो मैटर होता है वो बेटा होता है अमोनिया। क्योंकि जो अमोनिया होता है बेटा काफी टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक होता है तो मतलब उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत अबंडेंट अमाउंट में पानी चाहिए होता है को निकलने के लिए, क्योंकि इनके पास पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्वेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, एक मरीन कंडीशन में रह रहे हैं। तो जो अमोनिया होता है इनका चीफ एक्सक्रीटरी मैटर होता है, तो इस चीज को भी याद में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो। सेक्सेस जो होते हैं मोस्टली डायोशियस होंगे और रियरली जो होते हैं मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल फॉर्म में भी हो जाएगा बाय द गेमेटिक फ्यूजन, एसेक्सुअल हो जाएगा बाय द रीजनरेशन, एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये भी ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट इंटरेक्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा, बेटा इसके लार्वा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हजार बार ये क्वेश्चन में आते हैं, और 2020 वाले जो क्वेश्चन हुआ है वहां पे भी तुम्हारे लार्वे जो है पूछे गए हैं। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लाभ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और लाभ भी तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा लार्वा किसके लिए है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं फाइलम एगानोडर्मेटा की, तो उसको 5 क्लासेस में बांटा गया है। पहला है एस्टेरॉइडिया, जो हमें नॉर्मली पढ़ने हैं, एस्टेरॉइडिया, फिर है ऑफिरॉइडिया, फिर है इकाइनोइडिया, फिर है होलोथुरॉइडिया, फिर है क्रिनोइडिया। तो ये पांचों की पांचों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, पांचों क्लासेस पता होनी चाहिए, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बनते बनते हैं। तो हम एक ही क्लास को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले, सो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं। सॉरी देखो, एस्टेरॉइडिया हो गया तुम्हारा पहला क्लास, ठीक है, सेकंड हो गया ऑफिरॉइडिया, थर्ड हो गया इकाइनोइडिया, एंड फोर्थ हो गया होलोथुरॉइडिया, एंड फिफ्थ हो गया क्रिनोइडिया। तो पहली बात तो एग्जाम्पल पता होना चाहिए, एग्जाम्पल के बिना यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। क्लासेस पूरी तरह पता होनी चाहिए, किसका ऑर्गेनिज्म कैसा है और किसमें क्या क्या जो एक्सेप्शन कौन कौन से प्रेजेंट है, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते बनते हैं। सबके लार्वेज पता होने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको पता करना। तो मैं खुद को हाइड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से फिर तुम्हें दिखेगा नहीं। देखो, अगर शेप की बात करी जाती है तो हमारा एस्टेरॉइडिया, एस्टर बेसिकली क्या होता है, स्टार शेप की जब हम बात करते हैं तो एस्टेरॉइडिया मतलब होता है स्टार शेप का। तो ये होते हैं स्टार शेप्ड के, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एस्टेरॉइडिया एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद तुम्हें चीज समझ में आ जाएंगी। तो बेटा ये है तुम्हारा एस्टेरॉइडिया वाला क्लास, जो एक स्टार शेप का है, ठीक है, ये देखने को मिल रहा होगा, तो स्टार शेप का ये वाला होता है। अगर हम बात करते हैं आर्म्स की, तो यहाँ पे आर्म जो होती है बेटा प्रेजेंट होती है, तुमने देखा कि 5 आर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट थी।
यहाँ पे एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स जो है देखने को मिलते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना कि एम्ब्यूलेक्रल जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ कहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो तुम्हारा स्टार शेप, जैसे ये माना ये था, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज याद में रखनी है। ओरल जो होगा माउथ ओपनिंग होगी, जबकि एबोरल साइड में तुम्हारा एनस होता है और मेडिपोराइड होता है। तो मेडिपोराइड मैंने बताया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, जहाँ से वाटर की इनलेट बोला जाता है, तो वो मेडिपोराइड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे तुम्हारे स्पाइंस भी प्रेजेंट होंगे इस बॉडी पे, तुम देख पाओगे कि यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट है, ठीक है, स्पाइंस प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। और उसके साथ साथ तुम्हारे पेडिसिलरी जो मैंने बताया था, पिंसल लाइक स्ट्रक्चर जो बताया था कि बॉडी को क्लीन करके रखते हैं, तो वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें एब्सेंट दिख रही हो। तुम्हारा शेप जो है स्टार शेप का है, आर्म्स भी प्रेजेंट है, एम्बुलेटरल हुप भी प्रेजेंट है, ओरल साइड पे तुम्हारा माउथ है, एबोरल पे तुम्हारा मेडिपोराइट है, स्पाइस भी प्रेजेंट है, पेडिसलरी भी प्रेजेंट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, क्लास काफी क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर मैं लार्वा की बात करती हूँ बेटा, तो यहाँ पे जो 3 लार्वे पाए जाते हैं, पहला जो लार्वा होता है वो होता है डिप्लूरा लार्वा, सेकंड होता है पिनेरिया में वो कन्वर्ट हो जाता है, और जो थर्ड फाइनल लार्वा बनता है वो बनता है ब्रैक्यूलेरिया। तो पहला डिप्लूरा लार्वा होगा, उसके बाद पिनेरिया लार्वा होगा, उसके बाद तुम्हारा ब्रैक्यूलेरिया लार्वा जो है देखने को मिलता है। तो ये जो बिलोंग करते हैं तुम्हारे एस्टेरॉइडिया क्लास से बिलोंग करते हैं, जो स्टार शेप की होती है। और एग्जाम्पल जो रेस्पिरेशन बेसिकली जो होता है, तुम्हारे जो डर्मल ब्रैंकिया होते हैं, जो मैंने तुम्हें पेपिले बताए थे, तो रेस्पिरेशन उसके थ्रू यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूँ, एस्टेरियसिस हो गया जिसे स्टारफिश बोला जाएगा, तो ये एस्टेरियस जो होता है तुम्हारा एस्टेरॉइडिया क्लास का एग्जाम्पल है, जिसे स्टारफिश भी बोला जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, स्टारफिश इसको बोला जाएगा। यहाँ पे पेंटासिरोस होता है, ये भी एक स्टारफिश है, क्योंकि पेंटा का मतलब होता है 5 आर्म, तो पेंटासिरस भी एक स्टारफिश में आता है। तो अगर कोई भी तुम्हारे दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल तुमसे पूछा जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगी तुम्हारी पहली क्लास विच वी कॉल एस्टेरॉइडिया। और लास्ट में मैं तुम्हें प्रॉपर्ली यहाँ पे रिवीजन करा दूंगी, सो डोंट वरी, पहले एक बार समझ लो। ऑफिरोडिया की बात करते हैं। ऑफिरोडिया में याद रखना है, ऑफिरोडिया जो होगा तुम्हारा ब्रिटल स्टार होता है बेटा इसमें। और ऑफियो का कोई भी एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, उसको ब्रिटल स्टार ही मानना, क्योंकि वो उसके बहुत सारे नाम हैं और ऑफियो से ही नाम स्टार्ट होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। देखो, जब हम ऑफिरोडिया की बात करते हैं, जो इसकी बॉडी होती है बेटा, फ्लैट होती है, स्टार लाइक होती है। एक बार ऑफियोइडिया को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, तुम देखने को मिल रहा होगा, ये है तुम्हारा ऑफियोइडिया। और यहाँ पे देखो तुम्हारी जो बॉडी है बिल्कुल फ्लैट है, और इसमें भी 5 शेप है, स्टार लाइक शेप है, तो ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे आर्म्स प्रेजेंट है, अभी तुमने देखा कि इसमें 5 आर्म्स प्रेजेंट थी, तो 5 आर्म्स प्रेजेंट है। लेकिन इसमें एम्बुलेक्रल ग्रूव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फ्लैट है बेटा। अगर फ्लैट है तो तुम्हारा कोई ग्रूव वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एम्बुलेक्रल जो ग्रूव है वो देखने को नहीं मिलता है। अगर कभी क्वेश्चन में आता है ये चीज, और फिर पूछी गई, तो इसको ध्यान में रखना है। तुम्हारा जो ओरल साइड होता है बेटा, वहाँ पे माउथ होता है, और तुम्हारा मेडिपोराइट होता है। लेकिन जो एबोरल साइड है, वहाँ पे एनस जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर नॉर्मली है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफी बार जो क्वेश्चन आता है वो इन चीजों से इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अगर इसको इग्नोर कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं स्पाइंस पे। तो तुम देख पाओगे यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। माना फ्लैट है, लेकिन स्पाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पेडिसलेरी की, तो पेडिसलेरी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहली बात तो याद रखनी है कि कौन सा स्टेरॉइडिया में मिल रहा है, कौन सा ऑफिरोडिया में नहीं मिल रहा है। जो ऑस्टेरॉइडिया है उसमें भी आर्म्स प्रेजेंट है, ऑफिरोडिया में भी आर्म्स प्रेजेंट है। लेकिन जो एम्बुलेक्युलर ग्रुप है, क्योंकि उसके लिए काफी बड़ा चीज चाहिए, लेकिन ये तो फ्लैट ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए यहाँ पे एम्बुलेक्युलर ग्रुप यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एनस भी तुम्हारा देखने को नहीं मिलता है, स्पाइंस प्रेजेंट होंगे, लेकिन पेडिसलेरी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। लावा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी नाम राशि पे ही है। तो ऑफियोइडिया जो क्लास है उसका जो लावा होता है बेटा, ऑफियोप्लूटस इसका लावा होता है। तो आई थिंक ये तो तुम्हें याद रहेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है जेनाइटल बर्से के थ्रू होता है, मतलब जो जेनाइटल रीजन होता है वहाँ पे कुछ बर्से लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ द गैसेस पॉसिबल हो पाता है। तो जेनाइटल बर्से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल हो गया ऑफियोथ्रिक्स, जिसे ब्रिटल स्टार भी बोला जाएगा। ऑफियोडर्मा, तो जो ये तुम्हारा सारे के सारे जितने भी ऑफियो से स्टार्ट होंगे, सारे के सारे ब्रिटल स्टार वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इस चीज को याद रखना, वो सारे सारे ऑफियोरोडिया से बिलोंग करने वाले हैं। अब आते हैं थर्ड क्लास पे। थर्ड जो है तुम्हारा इकाइनोइडिया क्लास है।
इकाइनोडर्म क्लास जो होती है बेटा तुम्हारी ग्लोबुलर होती है और डिस्क लाइक होती है, काफी अलग है ये, तुम देखो एक बार। तो ये है तुम्हारा इकाइनोडिया, इकाइनस वाला पार्ट जो तुम्हारा डिस्क लाइक है पूरा का पूरा देखो, और एक कोर लाइक स्ट्रक्चर है एक, ठीक है। ये जो है तुम्हारा वो क्या है, इकाइनोडिया क्लास है जो ग्लोबुलर है और डिस्क लाइक है। आर्म्स तो यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिली है क्योंकि डिस्क लाइक एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आर्म्स तो प्रेजेंट नहीं होंगी। अगर आर्म्स नहीं होंगे तो एम्बिलिकुलर ग्रूव जो होंगे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। माउथ जो होता है तुम्हारा ओरल साइड पे होगा, और जो एबोरल साइड है वहाँ पे एनस होगा और मेडिपोराइट होगा। तो तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, ये रहा तुम्हारा मेडिपोराइट, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है पूरा। अब स्पाइंस तो तुम्हें है काफी, कितने सारे स्पाइंस है वहाँ पे, तो स्पाइंस तो बहुत सारे थे तो स्पाइंस हो जाएंगे। पेडिसिलरी भी यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा आर्म्स या फिर एम्बिलिकुलर ग्रूव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके लावे की बात करते हैं तो इसके नाम पे ही इकाइनोक्लूटस लावा हो जाएगा, तो आई थिंक ये भी तुम्हें याद रहेगा। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है ये तुम्हारा पेरिस्टोमियल गिल्स के थ्रू होता है। बेसिकली जितने भी तुम्हारी मरीन कंडीशंस होती हैं उनके लिए गिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे पेरिस्टोमियल गिल्स होते हैं जहाँ पे तुम्हारा रेस्पिरेशन जो है उसको पॉसिबल कराते हैं। एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा इकाइनस हो गया विच वी कॉल्ड सी अर्चिन, क्लाइपिस्टर हो गया जिसे केक अर्चिन बोला जाता है, तो दोनों के दोनों नाम याद रहने चाहिए। क्लाइपिस्टर जो होता है उसे केक अर्चिन बोला जाता है और इकाइनस को सी अर्चिन बोला जाता है। ये दोनों के दोनों तुम्हारे इकाइनोडिया क्लास को बिलोंग करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इकाइनोडिया के जो हम आगे जाके देखेंगे, अभी मैं तुम्हें पूरा का पूरा नहीं समझा रही, जैसे एरिस्टोटल डेंटल्स वाली कंडीशन होगी वो भी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो ये मैं आगे समझाऊंगी, अभी रुको। होलोथोरोइडे की बात करते हैं, तो होलोथोरोइडे की जो बॉडी होती है बेटा इलोंगेटेड होती है और सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, तो ये है तुम्हारा होलोथोरिया, ठीक है, जो तुम्हारी एक इलोंगेटेड बॉडी है और एक सिलेंडर लाइक बॉडी है जो तुम्हारी कुकुम्बर जैसा लग रहा होगा थोड़ा बहुत, तो वैसी इसकी बॉडी देखने को मिलती है। आर्म्स इसमें ऑब्वियसली नहीं होंगी, एम्बिलिकल ग्रूव नहीं होगा क्योंकि आर्म्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो जो माउथ होता है वो प्रेजेंट होगा, एनस प्लस मेडिपोराइड प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे स्पाइंस देखने को नहीं मिलते बेटा, स्पाइंस देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे आर्म्स मिलेंगे, ना एम्बिलिकल ग्रूव मिलेगा, ना तुम्हारे स्पाइंस मिलेगा, ना पेडिसिलरी मिलेगा, तो कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है तुम्हारी एब्सेंट होने वाली है, पूरी तरह नहीं होंगी। लार्वा इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है होलोथुरिडा की जब हम बात करते हैं तो इसको, इसका जो एग्जांपल होता है बेटा वो होता है होलोथुरिया, जिसे सी कुकुम्बर बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कुकुम्बर की तरह लगता है इसलिए सी कुकुम्बर इसको बोला जाता है। और इसका जो लावा होता है वो होता है ऑरिक्युलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये नाम से अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए तुम्हें काफी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो लेकिन ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है बेटा क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री के थ्रू होता है, जो क्लोइकल रीजन होता है वहाँ पे कुछ ब्रेंकी प्रेजेंट होते हैं, जो बर्सी प्रेजेंट होते हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्री जो लगता है वहाँ के थ्रू इसका जो रेस्पिरेशन है पॉसिबल हो पाता है। क्रिनोइडिया जो होता है इसमें सेंट्रल डिस्क अटैच टू द सबस्ट्रेटम। देखो क्रिनोइडिया की बात करती हूँ, अगर मैं एंटीनोड की बात करती हूँ तो ये तुम्हारी क्रिनोइडिया है जो सेंट्रल डिस्क होती है, एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहती है। उसके बाद में ब्रांच आर्म्स विद पिन्यूल्स, नॉर्मली तुमने देखा कि यहाँ पे 5 आर्म प्रेजेंट थी, जैसे स्टेरॉइडिया हो गया इसमें 5 आर्म प्रेजेंट थी, ऑफिरोडिया हो गया इसमें 5 आर्म प्रेजेंट थी। लेकिन जब क्रिनोइडिया की बात करती हूँ तो फिर यहाँ पे ब्रांच आर्म्स देखने को मिलती है और जिनमें पिन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर तुम देखोगे तो ये ब्रांच आर्म्स हो चुकी हैं और इसमें पिन्यूल्स भी तुम्हें देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपरली तुम्हें यहाँ पे जो दिखेगा वो होता है क्रिनोइडिया, जिसे हम एंटीडोन या फिर सी लिली हो गया या फिर फेदर स्टार उसको बोला जाता है, तो इसको फेदर स्टार भी बोला जाता है एंटीडोन को, या फिर सी लिली भी इसको बोला जाएगा। तो एंटीडोन इसका एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो होगा अम्बिलिकल ग्रूव होंगे क्योंकि इसमें आर्म्स प्रेजेंट है प्रॉपरली, ऊपर से ब्रांच आर्म भी प्रेजेंट है, पिन्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अम्बिलिकल जो ग्रूव है देखने को मिलता है। माउथ मिलेगा, एनएस मिलेगा, दोनों चीज यहाँ पे मिलेंगी ओरल साइड पे ही, एक साइड पे ही दोनों चीजें मिल जाएंगी। लेकिन कोई एबोरल साइड नहीं होगी, कोई स्पाइंस नहीं प्रेजेंट होगा, क्यों? क्योंकि पिन्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, पेडिसिलरी प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये तीनों की तीनों चीजें जो होती है यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। तो इस चीज को याद रखना है अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। अब एग्जाम्पल सॉरी, इसका जो लावा है वो है बेटा डोल्यूलेरिया लावा। अब याद रखना है जब होलोथेरिडा की बात करते हैं तो जो लावा होता है बेटा ऑरिक्युलेरिया होता है, जब हम क्रिनोइडा की बात करते हैं तो जो लावा होता है बेटा डोल्यूलेरिया लावा इसका देखा जाता है। रेस्पिरेशन जो होता है बेटा गिल्स के थ्रू होता है, और कुछ रेस्पिरेशन जो होता है सरफेस के थ्रू होता है, जो बॉडी और तुम्हारा जनरल बॉडी सरफेस होता है उसके थ्रू तुम्हारा जो रेस्पिरेशन है यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ जल्दी जल्दी, तुम्हारा पूरा पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
देखो 5 क्लासेस होती है, एस्टेरॉयडिया हो गया, ओफिरॉयडिया हो गया, काइनोइडिया हो गया, होलोथुरोइडिया हो गया, क्रिनोइडिया हो गया। जो एस्टेरॉयडिया होता है स्टार शेप का होता है, अगर स्टार शेप का है तो आर्म्स प्रेजेंट होंगे तो उनके अंदर एम्बुलेक्युलर ग्रूव जो होंगे देखने को मिलेंगे। जो ओरल साइड होती है वहाँ पे माउथ होगा, जो तुम्हारी इबुलर साइड होती है एनस या मेडिपुराइट वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे तुम्हारे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और पेडिसिलरी भी देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लावा को पढ़ना। डिप्लेरा लावा हो गया, उसका कन्वर्ट होगा बिपिन एरिया में, देन ब्रैक्यूलेरिया में और फाइनली तुम्हारे एडल्ट में फॉर्मेशन उसका हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों लावा जो है स्टेरॉइडिया में देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मली इसको बोला जाता है स्टारफिश। पेंटासेरस जो होगा उसको भी स्टारफिश बोला जाएगा, तो ध्यान में रखना है। और इसका जो रेस्पिरेशन होता है वो डर्मल ब्रेंकी या फिर पेपिले के थ्रू देखने को मिलता है। सेकंड जो क्लास आती है बेटा वो होती है ऑफिरॉइडिये, जो एक फ्लैट क्लास है। सॉरी, जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्लैट होते हैं, स्टार शेप के होते हैं। उसमें आर्म्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इतना फ्लैट होता है कि उसमें एम्बिलिकुलर जो ग्रूव है देखने को नहीं मिलेगा। माउथ होगा, मेडिपोराइट होगा, लेकिन एनस का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। स्पाइंस उसमें होंगे लेकिन पेडिसिलरी जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल जो उसका लावा होता है वो होता है ऑफियोप्लूटस लावा। और जो रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाता है वो जेनाइटल बर्सी के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलता है। जितने भी ऑफिस से नाम आएंगे ब्रिटल स्टार के इंक्लूड होते हैं, तो ध्यान में रखना है। अगर कोई भी तुम्हारा ऑफिस से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो ब्रिटल स्टार को बिलोंग करेगी वो। इकाइनोडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो सी अर्चिन की अगर मैं बात करती हूँ तो ग्लोबुलर होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा वाला स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे तुम्हारा कोई आर्म्स नहीं होगा, कोई एम्बिलिकल ग्रूव नहीं होगा, माउथ होगा, एनोस मेडिपोराइट होगा, स्पाइंस प्रेजेंट होंगे, पेटिसिलरी प्रेजेंट होंगे और जो लावा होगा वो होता है इकाइनोप्लूटस लावा। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाता है वो पेरिस्टोमियल गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है इकाइनस विच वी कॉल्ड सी अर्चिन और क्लाइपेस्टर जिसे केक अर्चिन का नाम दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जब होलोथुरोइडा की बात करते हैं तो यहाँ पे एलोंगेटेड बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, आर्म्स प्रेजेंट नहीं होती है, एम्बिलिकुलर ग्रूव नहीं होता है, माउथ जो होता है ओरल साइड प्रेजेंट होता है और जो एबुरल साइड होती है बेटा वहाँ पे मेडिपोराइट देखने को मिलता है और एनस भी। तुम्हारा कोई भी स्पाइंस प्रेजेंट नहीं होंगे, ना तुम्हारी पेडिसिलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिंपल सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लावा जो होता है ऑरिकुलेरिया लावा होता है, क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री के थ्रू तुम्हारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल होता है होलोथुरिया जिसे सी कुकुम्बर भी बोला जाता है। फिर आता है क्रिनोइडिया, जिसमें तुम्हारा एंटीडोन आता है जिसे फेदर स्टार भी बोला जाता है या फिर सी लिली बोला जाता है। जो सेंट्रल डिस्क होता है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है और इसमें बहुत सारी जो आर्म है वो ब्रांच रहेंगी और पिन्यूल्स वहाँ पे देखे जाएंगे। एम्बुलिकुलर ग्रूव प्रेजेंट होगा, माउथ और एनस एक ही साइड में प्रेजेंट होंगे। एनस का जो एबुलर साइड है तो वो नहीं है, स्पाइंस नहीं है, पेडिसिलिन नहीं है। और यहाँ पे जो लावा होता है बेटा डोलियोलेरिया लावा होता है और जो रेस्पिरेशन हो पाता है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये होते हैं तुम्हारी पांचों क्लासेस, तुम्हें पता होनी चाहिए, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एक एक करके हम थोड़ा क्लासेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एस्टेरॉइडल की अगर मैं बात करती हूँ जिसमें तुम्हारी स्टारफिश आती है, ठीक है। अब दे आर कार्निवोरस मोस्टली फीड ऑन द बेंथिक इनवर्टिब्रेट्स। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में कभी भी आता है कि ऐसी कौन सी क्लास है काइनोडर्मेटा की जो कार्निवोरस नेचर की होती है, तो जो एस्टेरॉइडिया है, जो स्टारफिश है, वो एक कार्निवोरस नेचर होती है। तो तुम्हारे बेंथ जो बिल्कुल लोअर सब सबस्ट्रेटम के जो रहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, उनको खाने में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। They wear a wrench or the claw-shaped structure which is known as pedicellary for cleaning and capturing tiny prey. ये बता चुकी हूँ स्पाइंस के बीच में, जैसे ये हमारे ये स्पाइंस थे, ठीक है, पिंसल लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं विच वी कॉल्ड पेडिसिलरी, जो तुम्हारी क्लीनिंग में हेल्प करते हैं और तुम्हारी थोड़ी छोटी छोटी जो प्रे आते हैं उनको भी पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो पेडिसिलरी का रोल जो होता है वो क्लीनिंग में होता है या फिर कैप्चरिंग द टाइनी प्रे, इसमें इनका रोल होता है। तो ये चीज याद रखिए, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड है ऑफिरोइडिया क्लास, जो बता चुकी हूँ, जो नॉर्मली तुम्हारे ऑफिरोइडिया से जो बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे क्या होते हैं, ब्रिटल स्टार्स होते हैं। और जो ब्रिटल स्टार्स होते हैं बेटा वो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं और उसमें 5 आर्म्स यहाँ पे देखने को मिलती है। दे आर commonly called as a brittle star और the ophiroids और serpent star भी इनको बोला जाता है। बिल्कुल ऐसे सांप की तरह लगते हैं, serpent star भी इनको बोला जाता है। तो याद रखना है, कभी भी ऑफिरोइडिया को अगर तुम देखोगे तो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया तो एक तुम्हारा स्नेक वाला फीलिंग देता है, तो सर्पेंटाइन स्टार की तुम्हें तरह भी तुम्हें देखने को यहाँ पे लगता है, तो इस चीज को याद में रखना। They are scavengers or detrivorous, but sometimes they take small crustaceans or the worms also. तो ये स्कैवेंजर्स हैं और या फिर डेटिवोरस हैं, दे फीड ऑन द डेड एंड डिके मैटर, तो वहाँ पे ये फीड करते हैं और समटाइम्स क्या करते हैं, क्रस्टेशियंस या फिर वर्म्स को भी ये खा सकते हैं। तो ये चीज याद रखना अगर कभी क्वेश्चन में आती है तो।
इकाइनोडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी अर्चिन है पहली बात तो ये, ठीक है, और सी अर्चिन में और स्टारफिश में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना है जो एस्टेरोइडिया क्लास है वो तुम्हारी स्टारफिश वाली क्लास है, और जो सी अर्चिन जो होता है इकाइनोडिया क्लास से बिलोंग करता है, तो दोनों का डिफरेंस याद रखना वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दे आर ऑल्सो नोन एज अ सी अर्चिन एंड सेंट डॉलर्स। इनको सी अर्चिन भी बोला जाता है और इनको सेंट डॉलर्स भी बोला जाता है। तो ये दोनों के दोनों नाम याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। विच इनहेबिट ऑल द ओशियंस विद इन द 5000 मीटर्स डेप्थ रेंजेस, तो बहुत ज्यादा नीचे देखने को मिल सकते हैं ये। तो सी अर्चिन्स होते हैं या फिर सेंट डॉलर्स इनको बोला जाता है। दे हैव अ च्यूइंग apparatus, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि ऐसा कौन सा एपरेटस है जो इनको च्यू करने में हेल्प करता है, जैसे माना कोई भी इन्होंने प्रे लिया, अब प्रे को तुम्हें च्यू तो करना पड़ेगा, डायरेक्टली तुम एंगल्फ नहीं कर सकते हो, तो च्यू करने के लिए जो एपरेटस इन पे प्रेजेंट होता है वो होता है एरिस्टोटल्स लैंटर्न। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो इकाइनोइडिया में ही मिलता है, जो तुम्हारी सी अर्चिन है उसी में देखने को मिलता है। तो जो एरिस्टोटल लैंटर्न होता है, एक तुम्हारा जैसे तुम्हारे दांत होते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है तुम्हारे, जो नॉर्मली च्यू करने में हेल्प करते हैं, तो इकाइनोडिया में एरिस्टोटल लेंटन प्रेजेंट होता है, जो तुम्हारा एक च्यूइंग एपरेटस होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे किसी भी प्रे को च्यू करने में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं होलोथुरोइडिया क्लास, जहाँ पे तुम्हारा सी कुकुम्बर जिसे मैंने बताया था तुम्हें, सी कुकुम्बर जिसमें बताया था मैंने, द बॉडी डज नॉट कंटेन आर्म्स। तो ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे तो इसका ऐसी होती बॉडी, तो ना तो इसमें आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, ना तुम्हारे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ना तुम्हारे पेटिसिलरी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फीचर जो है जो इंपॉर्टेंटली यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था, कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। 10 to 30 टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। लेकिन अगर तुम माउथ के अराउंड की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ टेंटिकल्स जो है 10 to 30 टेंटिकल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। Respiration occurs through the cloacal respiratory trees which branch out near the rectum for the gas exchange. तो बेसिकली क्लोइकल रीजन की बात कर रहे हैं, तो मतलब तुम्हारे क्लोइका वाले रीजन की बात कर रहे हैं, रेक्टम वाले रीजन की बात कर रहे हैं, उसके पास में एक रेस्पिरेटरी ट्री होता है, वहां पे उनका रेस्पिरेशन जो है, गैस एक्सचेंज जो है पॉसिबल हो पाता है। जब हम क्रिनोडा की बात करते हैं जिसमें तुम्हारा एंटीडोन आता है बेटा, जिसे हम सी फेदर भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिनोइडा की अगर मैं बात करती हूँ तो तुम्हें मैंने दिखाया क्रिनोइडा कैसा होता है, जहाँ पे तुम्हारी ब्रांच होती है, ठीक है, तुम्हारी ब्रांच होती है पॉसिबल, और तुम्हारा सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। एट द एज ऑफ द आर्म फेदरी प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, इसलिए सी फेदर बोला जाता है क्योंकि फेदरी जो प्रोजेक्शन है तुम्हें देखने को मिलता है, जिसे हम मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ पे आर्म्स पे क्या होते हैं, फेदरी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं विच वी कॉल्ड पिन्यूल्स। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना है। सो एक feathery projection जो देखने को मिलता है which we call pinnus that bear the reproductive organ with numerous tube feet without suckers। तो बहुत सारे numerous tube feet होते हैं और reproductive organ जो है ये pinnus जो है bear करते हैं। They are passive suspension feeders which feed on the plankton and the small particles of debris। तो पैसिव सस्पेंशन फीडर है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, शांति से लेते हैं, खाते हैं और अपना खुश हो जाते हैं, तो ये इनका काम होता है। हम एक बार वाटर वेस्कुलर सिस्टम देख लेते हैं क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। अब देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अगर मैं गैमेटा की बात करती हूँ तो बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बिना यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें होनी है, फिर लोकोमोशन होना है या फिर इनको रिप्रोडक्शन करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम और द एम्बुलिकल सिस्टम, जिसे हम एम्बुलिकल सिस्टम भी बोला जाएगा, तो इसको याद में रखना है। विच फंक्शन इन द मूवमेंट ऑफ द ट्यूब फीट। अब देखो मेरा ट्यूब फीट का क्या फंक्शन हुआ है, ट्यूब फीट का फंक्शन होता है मूवमेंट कराने के लिए, लोकोमोशन कराने के लिए, और कभी कभी तुम्हारा रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इकालोडर्मेटा। It comprises an internal hydraulic system of the canals and the reservoirs containing a watery fluid. The system consisting of the sieve plate or meduporite and a ring vessel, water-vascular ring, that are connected by the frequently calcified vessel called a stone canal. तो बेसिकली अगर मैं वाटर सिस्टम की बात करती हूँ तो इसे एम्ब्रियोनिक सिस्टम बोला जाता है, और यहाँ पे जो मूवमेंट है, जो रिप्रोडक्शन है, जो डाइजेशन है, बहुत सारी जो चीजें वो हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम करने में हेल्प करता है।
अब ये होता क्या है, एक इंटरनल हाइड्रोलिक सिस्टम है बेसिकली, जो तुम्हारा वाटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी चीजों को क्रिएट करने के लिए, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो मूवमेंट है यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो अगर तुम देखोगे, ये मैं तुम्हें हाइड कर रही हूँ एक सेकेंड। देखो, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा मेडिपोराइट होता है, जो मैंने बताया था कि तुम्हारा क्या होगा, एक ऐसा एक तुम्हारा सीव लाइक प्लेट होगा जहाँ से वाटर का जो इनलेट है वो पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद तुम्हारा आता है ये स्टोन कैनाल होता है, ये स्टोन कैनाल होता है, और स्टोन कैनाल के बाद तुम्हारा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाता है, विच वी कॉल्ड रिंग कैनाल। इसको बोला जाता है रिंग कैनाल। ठीक है, यहाँ पे कुछ तुम्हारे ट्रेडमेंट्स बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, कुछ पॉलियन वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारे प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा ये जो रिंग कैनाल है वो एक रेडियल कैनाल में खुल जाता है बेटा। ठीक है, ये तुम्हारी रेडियल कैनाल हो गई, यहाँ पे खुल जाता है। ये खुलने के बाद में फिर एक लेटरल कैनाल में जाता है, ये जो होती है बेटा लेटरल कैनाल होती है। ठीक है, ये लेटरल कैनाल हो गई। अब लेटरल कैनाल के बाद में यहाँ पे आता है तुम्हारे क्या, ट्यूब फिट और एम्पुला। तो ये जो मोटा वाला पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये जो मोटा वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, तुम्हारा एम्पुला रीजन है, एम्पुला वाला रीजन है। और तुम्हारा जो ट्यूब फीट है, बेसिकली ये सारा सारा जो स्ट्रक्चर है उसे ट्यूब बोला जाएगा। और यहाँ पे जो होते हैं तुम्हारे एक पोडिया सकर प्रेजेंट होते हैं, पोडिया या फिर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज को याद में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो। अब एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं समझा दूंगी, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा फिर। तो देखो, द वाटर और द फ्लूइड पासेस फ्रॉम द मेडिपोराइट टू रिंग कैनाल। देखो, ये तुम्हारा मेडिपोराइट हो गया, ये माना तुम्हारा मेडिपोराइट था, यहाँ से वाटर ने एंट्री की। ठीक है, वाटर ने एंट्री करी इसके थ्रू। ठीक है, एंट्री करने के बाद में एक सेकेंड, मैं कोई कलर चूज कर लेती हूँ। एक सेकेंड। हम्म, तो ये तुम्हारा मेडिपोराइट हो गया। ठीक है, मेडिपोराइट हो चुका है ये। ठीक है, मेडिपोराइट से जो पानी है, पानी इधर आ गया। ठीक है, पानी कहाँ जाएगा, फिर वाटर जो जाता है बेटा उसके बाद तुम्हारा जाएगा रिंग केनाल में। रिंग जो वेसल्स है यहाँ पे तुम्हारा पानी आ जाएगा, ये तुम्हारी रिंग वेसल्स हो गई, यहाँ पे तुम्हारा पानी आ जाएगा। अब पानी आने के बाद में तुम अगर देखोगे यहाँ पे, तो उसके बाद बोला गया है क्या, कि फ्रॉम द रेडियल केनाल टू द ट्यूब फीट। अब रेडियल केनाल तो ये हो गई, अब यहाँ पे क्या होती है तुम्हारी, ये होगी तुम्हारी रिंग केनाल के बाद में आएंगी रेडियल केनाल। ये तो रिंग केनाल हो गई बेटा। ठीक है, ये तुम्हारी रेडियल केनाल हो गई। रेडियल कैनाल के बाद में ये कहाँ पे आते हैं बेटा, तुम्हारी ट्यूब फीट में आ जाती है, ट्यूब फीट में आएंगी। और ट्यूब फीट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारी ये लेटरल कैनाल्स होती हैं, यहाँ पे ये एम्पुला वाला पार्ट होगा, और यहाँ पे तुम्हारा एक सबस्ट्रेटम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूब फीट पे फिर एंटर कर जाएगा पानी। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर जाएगा। Now the contraction force fluid into the tube feed causes expansion or by the contraction by the localized muscle areas in the radial canals. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे तुम्हारा फ्लूइड जो होता है, वाटर जो होता है यहाँ पे फ्लो करके इधर आता है। ठीक है, तो एक जो कॉन्ट्रेक्शन है, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो मसल्स बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्शन करती है वहां पे, नाउ उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा एक पर्टिकुलर पार्ट से यहाँ पे रिलीज होगा, मतलब उसे बाइंड कर जाएगा, सक्रिय वैसे बाइंड था। तो लेकिन एक प्रेशर जब क्रिएट होता है तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, और इसका मूवमेंट जो है बेटा पॉसिबल हो पाता है, मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। नॉर्मली क्या होता है, इसके यहाँ पे सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सकर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू प्रॉपर्ली ये बाइंड कर एक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट कर देता है। और जैसे ही वैक्यूम प्रेशर हटता है तो ये क्या होगा, इसका मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ऐसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, वैक्यूम जो हाइड्रोलिक जो प्रेशर है वो क्रिएट किया जाता है, और उसके थ्रू प्रॉपर्ली वैक्यूम प्रेशर के थ्रू एक चीज में सबसिस्टम में पैर घुसाया जाता है, फिर उसको नॉर्मल किया जाएगा, मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा। तो जो ट्यूब फीट होता है बेटा, जो तुम्हारा ट्यूब फीट वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये तुम्हारे लोकोमोशन में हेल्प करेगा, तुम्हारे कैप्चर को अपने अपने को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड में, और रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है। अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारा जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है या फिर ट्यूब फीड का क्या रोल है, तो लोकोमोशन हो गया, कैप्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो वहाँ पे ये सारे काम देखने को मिलते हैं। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वैसे तो कभी इतना डिटेल में नहीं आएगा, बट स्टिल देखो। तो यहाँ पे तुम्हारा मेडिपोराइट हो गया, यहाँ से तुम्हारा पानी यहाँ पे गया,
पानी जाने के बाद स्टोन कैनाल में आएगा, स्टोन कैनाल में आ गया, फिर तुम्हारा रेडियल कैनाल में जाएगा, ये रेडियल कैनाल हो चुकी है, ठीक है, सॉरी रिंग कैनाल हो चुकी है, रिंग कैनाल से फिर तुम्हारे रेडियल कैनाल्स में जाएगा, ठीक है, रेडियल कैनाल्स में जाने के बाद में तुम्हारे ट्यूब फीट में जाएगा, ठीक है, ट्यूब फीट में जाएगा, एम्पुलर वाले रीजन में जाएगा, तुम्हारे सक्कर वाले पार्ट में जाएगा, और सक्कर क्या करेगा, एक सक कर देगा, उसको वैक्यूम प्रेशर क्रिएट कर देगा, तो वही सब सिस्टम से अटैच हो जाएगा, फिर तुम्हारा वाटर जब रिलीज होगा तो वो मूवमेंट वहां पे पॉसिबल देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्यूब फीट होते हैं बेटा, ये तुम्हारा लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, तुम्हारे कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं, तो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट और फूड में भी हेल्प करते हैं, तो काफी कुछ में ये हेल्प करते हैं, तो इस चीज को याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेडिपोराइट यूजुअली लोकेटेड एक्सटर्नली टेक्स इन वाटर फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि जैसे बताया कि ये सीप प्लेट होता है बेटा, ठीक है, ये सीप प्लेट होता है, सीप प्लेट बेसिकली जो वाटर है यहाँ पे इनलेट हो पाता है, जो वाटर का मूवमेंट है इनसाइड पॉसिबल हो पाता है, तो एक तुम्हारे सीप प्लेट की तरह काम करता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ पोलिन वेसिकल्स बताए थे, तो मैंने जो स्टार्टिंग में ऐसे करके जो हमारे पोलिन वेसिकल्स प्रेजेंट थे किसके अराउंड, रिंग कैनाल के अराउंड, ये जो रिंग कैनाल के अराउंड पोलिन वेसिकल्स होते हैं, ये तुम्हारे प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि इतना वाटर आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो ये जो पोलिन वेसिकल होते हैं विच अपरेंटली मेंटेन द प्रेशर इन द सिस्टम एंड होल्ड द रिजर्व सप्लाईज ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। 5 रेडियल कैनाल्स होती हैं, तो तुम्हारी 5 रेडियल कैनाल्स वहां से निकलेंगी, एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग कैनाल, तो बेसिकली दिस इज अ रिंग कैनाल, ठीक है, रिंग कैनाल होगा, यहाँ से 5 रेडियल कैनाल जो है बेटा निकलती हैं, ये निकल के तुम्हारी 5 एंड गिव राइज टू द ब्रांचेस दैट एंड इनटू द ट्यूब फीड, और जो जाके ट्यूब फीड में तुम्हारा हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द सी, और जो कॉन्टेक्ट सी के साथ में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती हैं। द मेडलपोराइट, ये ध्यान में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो। अब कुछ और तुम्हारे क्वेश्चंस अब बेसिकली जहाँ से पूछे जाते हैं, तो कॉमन नेम तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कॉमन नेम काफी बार पूछे जाते हैं, और कॉमन नेम जैसे कभी भी तुम्हें क्वेश्चन दे दिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, कोई और ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है एक बार देख लेते हैं। देखो एस्ट्रो जहाँ पे भी लिखा होगा या फिर एस्टेरियासिस लिखा हुआ है, एस्टेरॉइडिया क्लास से बिलोंग करते हैं, जो तुम्हारे स्टारफिश वाली जो क्लासेस हैं, जिसमें 5 आर्म प्रेजेंट थी, एम्बुलेक्रल ग्रूव प्रेजेंट था, तुम्हारे स्पाइंस प्रेजेंट थे, तुम्हारा पेडिसिलरी प्रेजेंट था, और जो लावा थे बेटा वो डिप्लेरल लावा हो गया, ब्रेकिलेरल लावा हो गया, पिप्पिनेरियल लावा हो गया, ये सारी सारी लावा और ये सब चीजें देखने को हमें मिली स्टारफिश में। तो ये जो होता है एस्ट्रोपेक्टन जो होता है तुम्हारे स्टारफिश से बिलोंग करता है। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान में रखना है, इसलिए मैं सब चीजें डिटेल में बता रही हूँ। देखो ऑफियोडर्मा, तो मैंने बताया था जितना भी तुम्हारा ऑफियोथ्रिक्स हो गया है, ऑफियोडर्मा हो गया है, ये सारे के सारे मिडिल स्टार को बिलोंग करते हैं, जिसमें क्या होता था तुम्हारा, तुम्हारे आर्म्स तो होते थे लेकिन फ्लैट बॉडी होती थी, जिसकी वजह से ग्रूव जो था पॉसिबल नहीं हो पाता था, पेडिसिलरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाते थे। और इसका जो लार्वा होता है बेटा वो होता है ऑफियोप्लूटस लार्वा, तो इसको भी कंफ्यूज मत करना। इकाइनो मतलब क्या होता है बेटा, जब हमें इकाइनोइडियल क्लास की बात करते हैं, इकाइनस की बात करते हैं, तो ये होते हैं तुम्हारे सी अर्चिन, ठीक है, जैसे क्लाइपिस्टर की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, केक अर्चिन। और जो इकाइनोकॉर्डियम है, कॉर्डियम का मतलब क्या होता है, जो कॉर्ड से रिलेटेड करता हो, हार्ट से रिलेट करता हो, इसलिए हार्ट अर्चिन इसको बोला जाता है, जिससे तुम्हारा एरिस्टोटल लेंटन भी प्रेजेंट होता है। तो अगले भी क्वेश्चन में आता है तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा सी कुकुम्बर, जिसे बेसिकली कुकुमेरिया भी बोला जा सकता है, या फिर होलोथुरिया जिसे बोला गया था, वो तुम्हारा सी कुकुम्बर होता है। तो कभी क्वेश्चन में आता है तो ये सारे के सारे नाम तुम्हें पता होने चाहिए, ये कॉमन नेम से काफी बार पूछे जाते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, सी अर्चिन हैज एरिस्टोटल लेंटन्स, जो सी अर्चिन होता है बेटा उसके पास में एरिस्टोटल लेंटन्स होता है। सी अर्चिन जैसे तुम्हारे हार्ट इकाइनस हो गया तुम्हारा, ठीक है, क्लाइपेस्टर हो गया यहाँ पे, और तुम्हारा इकाइनोकॉर्डियम हो गया, ये सारी की सारी सी अर्चिन्स होते हैं, जिसमें एरिस्टोटल लेंटन होता है, जो च्यू करने में हेल्प करता है, जो तुम्हारे माउथ की टीथ की तरह काम करेगा, रिक्वायर्ड फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग एपरेटस की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 1000 बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। डिप्लूरा लावा, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब हम स्टार फिश की बात करें तो जो पहला जो लावा बनता है वो डिप्लूरा लावा होता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ऐसा कौन सा लार्वा है, क्योंकि तुम्हारी पैराडोमेटा की बात करी जाती है तो बोला जाता है कि ये तुम्हारे वर्टिब्रेट से बहुत ज्यादा करीब है, ये वर्टिब्रेट जो है यहाँ से अराइज हुए हैं, क्योंकि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके बहुत कॉमन है।
तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है ऐसा कॉमन एसिस्ट लावा कौन सा है विच बेसिकली फॉर्मिंग अ हेमिकॉर्डेट्स, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स को जो जोड़ रहा हो, जो हेमिकॉर्डेट्स को जोड़ रहा हो, जो इकाइनोडर्मेटा को जोड़ रहा हो, तो ऐसी कौन सी चीज है, तो एक ऐसा लावा है जो इन तीनों को जोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो लावा है बेटा डिप्लूरल लावा है, जो तुम्हारे हेमिकॉर्डेट्स को भी जोड़ेगा, तुम्हारे इकाइनोडर्म्स को भी जोड़ेगा, तुम्हारे कॉर्डेट्स को भी जोड़ने वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पेडिसिलरी की जब हम बात करते हैं तो पेडिसिलरी मैंने बताया एक क्लॉ शेप्ड अपेंडेजेस होते हैं, पिंसल लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जो मूवेबल जॉज होते हैं, इनके पास में एक वॉल प्रेजेंट होती है, ऐसे हो पाएगा जिसकी वजह से क्या हो पाता है, क्लीनिंग पॉसिबल हो पाती है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो प्रे होते हैं उनको कैप्चर हम कर पाते हैं। और ये जो प्रेजेंट होते हैं स्टेरॉइडिया जो क्लास हो गई, बेसिकली जो स्टार फिशेस होते हैं या फिर जो सी अर्चिन्स होते हैं वहाँ पे पेडिसिलरी जो है देखने को मिलते हैं, तो ये ध्यान में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है तुम्हारा अगर तुम देखोगे तो ये टूथ लाइक, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलते हैं ये वाले, ठीक है, ये तुम्हारा एरिस्टोटल लेंटन होता है, तो कभी क्वेश्चन में आता है तो ये ध्यान में रखना। Now, echinoderms are the deuterostomes, hence cleavage is radial, holoblastic and indeterminate. तो क्लीवेज काफी बार पूछा जाता है, तो इसको भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे जो क्लीवेज होता है बेटा रेडियल क्लीवेज होता है, ठीक है, होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा मतलब जो अमाउंट ऑफ योग होता है बहुत कम, मतलब एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है योग का, जिसकी वजह से एक कंप्लीट क्लीवेज, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट क्लीवेज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज यहाँ पे होता है। और उसके बाद जो क्लीवेज होगा बेटा रेडियल क्लीवेज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, होलोब्लास्टिक का मतलब है कंप्लीट क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज यहाँ पे देखने को मिलता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए डिटर्मिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट मतलब कोई भी अगर चीज है यहाँ पे अगर रेगुलेटिव डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। The larvae hatch in the water and feet grow through the successive larval stage to become adults. The larvae of the echinoderms are bilateral symmetrical but lose symmetry during the metamorphosis. तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझा चुकी हूँ पहले ही, तो इसको भूलना नहीं है। जब हम लार्वे की बात करते हैं बेटा काफी एडवांस होते हैं, ये तुम्हारा बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जैसे वो एडल्ट में जाते हैं, जैसे वो एडल्ट में बनते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है, वो जो लावा होता है बेटा रेडियली सिमेट्रिकल देखने को मिलता है, तो ये डिफरेंस याद रखना कभी क्वेश्चन में आता है तो अगर लावा देखते हैं तो ये इकाइनोडिया का लावा है, सी अर्चिन वाला लावा है, और इकाइनोप्लूटस जो लावा है ये वाला होता है। होलोथेरोइडिया जो सी कुकुम्बर का लावा है बेटा ये वाला होता है, क्यूकुमेरिया जो उसकी एग्जांपल है। ऑफिरोइडिया जो हो गया तुम्हारे ब्रिटल स्टार हो गया, इसका लावा ये होता है। एस्टेरॉइडिया स्टारफिश जो होता है, बिप्लिनेरिया ब्रैक्यूलेरिया लावा ये देखने को मिलता है। क्रिनोडिया में जो लावा होता है, जो सी फेदर वाला कंडीशन होता है, उसमें ये लावा देखने को मिलता है। तो डिप्लिनेरिया इज द फर्स्ट स्टेज, पहली बात तो याद रखना है जब हम डिप्लूरिया लावा की बात करते हैं तो ये कॉमन होता है तुम्हारे इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा की जब हम बात करेंगे, तुम्हारे हेमिकॉर्डेट्स की जब बात करेंगे और तुम्हारे कॉर्डेट्स की जब बात करेंगे, तीनों में कॉमन मिलेगा, तो ये याद में रखना है, डिप्लर लावा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम डिप्लिनेरिया लावा की बात करते हैं बेटा, so is the first stage in the larval development of the most starfishes, which is usually followed by the brachylaria stage, and the movement and feeding is accomplished by the bend of the cilia. तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है जो बिप्पिनेरिया लावा होता है और जो ब्रैक्यूलेरिया लावा होता है वो तुम्हारे स्टारफिश से बिलोंग करते हैं, और इनमें क्या होता है सीलिएटेड आर्म्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभी मूवमेंट या फीडिंग जो है पॉसिबल हो पाती है, और आर्म्स होती हैं स्विमिंग में हेल्प करती है इनका, प्लैंक्टन्स पे अगर फीड करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। Brachylaria lava is formed after the 6 to 7 week of the life and growth of the Bipinaria. The lava is sedentary. तो जो बिपिनेरिया लावा होता है वो मूवेबल होता है, लेकिन जो ब्रैक्यूलेरिया लावा होता है वो सेडेंटरी हो जाता है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से अटैच्ड हो जाता है और मूव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अडेसिव डिस्क होती है जिसके थ्रू प्रॉपर्ली वो कहीं ना कहीं अच्छे से बाइंड हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। जब हम ऑरिकुलरिया लावा की बात करते हैं तो रिजेम्बलेंस जो शो करता है बिपिनेरिया लावा को करता है, जो स्टेरॉइडे का जो लावा होता है तो इसमें भी कुछ सिलेटेड आर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो स्विमिंग के लिए रिक्वायर होती हैं। डोलियोलेरिया लावा जो होता है तुम्हारा नेक्स्ट लावा होता है आफ्टर ऑरिकुलेरिया, सो बेसिकली जो एंटीडोन होते हैं उनका तुम्हारा जो लावा होता है वो डोलियोलेरिया होता है, जिसमें 5 सिलेटेड बेंड होंगे, माउथ होगा, वेस्टिब्यूल होगा ऑन द वेंडर साइड फॉर द फीडिंग, तो ये ध्यान में रखना। इकाइनोप्लूटस लावा हो गया जो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, ऑफिप्लूटस हो गया जो ऑफिरोडिया का लावा है,
Larva जो Crinoidea is adhesive pits on the ventral side which is attached to the substratum and becomes sedentary. तो इतना डिटेल में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लावे याद रखना किस किस के कौन कौन से लावे थे, क्योंकि अभी तुम जोलॉजी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, तुम सिर्फ CSI यूजीसी नेट के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे लावे इंपॉर्टेंट पढ़ना, इतना डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ तुम लोग को, ठीक है। अब रही क्वेश्चन की बात, तो हम जो नेक्स्ट मैं इसी के बाद एक वीडियो रिलीज कर दूंगी जहाँ पे सारे क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि अभी 1 घंटा हो चुका है, तो इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और तुम्हारा जो क्वेश्चन वाला जो सेशन होगा वो मैं रिलीज कर दूंगी, सो डोंट वरी। तो अगर मैं बात करती हूँ फ्री क्लासेस की, तो तुम्हारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं जो सुबह 10:30 पे होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराती हूँ, और 4 बजे तुम्हारी क्लास होती है। उसके बाद में अगर आपको अनअकैडमी पे भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप ये भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पे क्या हो गया है कि अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है तो एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप यहाँ पे कुमकुम 10 KUM 10 कोड अप्लाई कर देना, आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएगी, तो कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आता है तो तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो, अगर कोई भी इशू आता है तो कुमकुम गौतम सर्च करना है अनअकैडमी पे और फॉलो कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। सो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपको प्लस वाली क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो आपकी पेड वाली क्लासेस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा सही होगा आपके लिए, क्योंकि जो प्लस वाली क्लासेस होती हैं आपको यहाँ पे रेगुलरली पढ़ाया जाता है, रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा जो कोर्स है बेटा वो कंप्लीट कराया जाता है, नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, कोई सेशन कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जाती हैं। प्लस क्लासेस की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मेरा 3 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वाले CSI के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ, और जो फर्स्ट यूनिट है पहले हम वो कवर कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी 11th यूनिट तक पूरा कवर करना है। तो अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो आप अभी से ज्वाइन करेंगे तो बहुत फायदा होगा, और नहीं तो फिर लास्ट में लेट हो जाते हो। प्लस क्लासेस की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हो। अबाउट 15 से ज्यादा तुम्हारी एक दिन में क्लासेस होती है, तुम जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आपको प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है, ध्यान रखें आपको प्लान चूज करना होता है कि 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, फिर 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, 6, 12, 24 मंथ्स वाला चूज कर सकते हैं। आई थिंक 12 मंथ्स वाला ज्यादा बेटर है। उसके बाद आपको एक रेफरल कोड यूज करना है, वो है बेटा कुमकुम 10 KUM 10 आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। अबाउट 11,550 आपको पे करना था, उसके बाद आपको 10,395 ही पे करना होता है। तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फ्री वाली क्लासेस लेनी है तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर देना, आपको बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस मिल जाएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। और आपको आपको प्लस वाली क्लासेस लेनी है तब भी आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं सबकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा अगर यूट्यूब पे नया है तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो CSI UGC में पूछे जाते हैं उनको कवर कराती हूँ। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स कवर कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और जो भी अगर नया बच्चा आया है उन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो वो अपने जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जितनी भी क्लासेस आपको देखनी है आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।